हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, दुनिया जिस तरीके से चेंज हुई और पूरे कोरोना पीरियड ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश करने की नींव रख दी, वहां पर पुराना जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं और नया जो सिस्टम है वो बनने की कागार पर है। ऐसे में एक ट्रांजिशन फेज चलता है। ट्रांजिशन फेज एक संक्रमण का दौर चलता है जिसमें पुरानी व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं या खत्म होती हैं और नई व्यवस्थाएं उभर कर आती हैं। ऐसे में पुरानी और नई व्यवस्थाओं के बीच में एक टकराव होता है और वो जो टकराव है वो बहुत ही, या तो यूं कहीं युद्ध की फॉर्म में, अगर इंटरनेशनल मैटर में देखें तो युद्ध की फॉर्म में नजर आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका एग्जाम्पल्स थे और कहीं ना कहीं दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, देयर आर डिफरेंट थिएटर्स ऑफ वॉर। अलग अलग जगह पर बहुत सारे ऐसे थिएटर्स हैं जो वॉर की फॉर्म में आगे की तरफ होते हुए नजर आ रही हैं और इसमें सबसे बड़े थिएटर्स के रूप में मिडल ईस्ट है, यानी मध्य पूर्व है। अब ये जो मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व है, इसके अंदर दो पावर्स आपस में बहुत बुरी तरीके से भिड़ी हुई हैं और उन पावर्स का नाम है ईरान और अमेरिका। जी हाँ, दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं पूरी ताकत से, या दुनिया जो है वो चाइना और अमेरिका को देख रही है, लेकिन मेरा मानना ये है चाइना और अमेरिका जितना ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका का है, और यही एक रीजन है कि आने वाले समय में यहां कौन सी डेवलपमेंट्स होती हैं और मिस्टर जो बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के सामने कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं और किस हद तक ये चैलेंजेस आगे बढ़ेंगे, वो आपको, हम सबको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खामेनेई और अमेरिका, ये दोनों आपस में, और जो बाइडेन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, और उस चैलेंज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर डील। तो असलियत में वो जो न्यूक्लियर डील जो बराक ओबामा के टाइम पे 2015 के अंदर साइन हुई और ट्रंप के टाइम पर वो 2018-19 के अंदर वहां से बाहर हो गए, तो इसके बाद जो बाइडेन जो है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक दबाव ये बन रहा है कि वो दोबारा से बराक ओबामा वाली जो डील है उसको स्टार्ट करें। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि क्या 2015 और 2021 में, 2015 और 2021 वाली जो सिचुएशंस हैं क्या वो सेम हैं, क्या उनका लेवल सेम है? तो आंसर है नहीं। असलियत में जितनी तेजी से अमेरिका उस दौर को छोड़कर आगे निकला है, ईरान भी उसी हिसाब से उस दौर को छोड़कर आगे निकल गया है। और यही रीजन है कि जो बाइडेन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज उस ईरान की न्यूक्लियर डील को दोबारा से साइन करना है। ईरान की न्यूक्लियर डील को दोबारा से साइन करना इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्या अमेरिका और ईरान की पूरी सिचुएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस न्यूक्लियर डील के ऊपर है या इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है? और क्या ऐसा कारण है कि जहां अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, वही अमेरिका ईरान जैसे देश को न्यूक्लियर डील का, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने से मना कर रहा है? और एग्जैक्टली उसी टाइम पर जब इंडिया ने न्यूक्लियर डील पर न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो इंडिया के ऊपर ज्यादा दिन तक न्यूक्लियर टेस्ट का दबाव नहीं बनाकर रखा, बल्कि इंडिया से 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील की जाती है। 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील की जाती है और इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई, न्यूक्लियर मटेरियल को सप्लाई किया जाता है। बहुत से देशभक्त, राष्ट्रभक्त या जोशीले नौजवान ये कहेंगे ये इंडिया की ताकत है, लेकिन मैं ये कहूंगा नो डाउट इंडिया की ताकत है, लेकिन इंडिया की ताकत से बड़ा रोल यहां पर असलियत में स्ट्रेटेजिक लोकेशन का और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है। जी हां, सोचकर देखिए, कभी आप लोगों ने सोचा कि एक डील को जिसमें वही टेस्ट इंडिया ने किए, इंडिया ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम से लेकर सारे काम किए, यहां तक कि टेस्ट करके अपने आप को एक पावर डिक्लेयर भी कर दिया कि यस वी आर न्यूक्लियर पावर, थोड़े दिन बैन लगाए, 2 साल के अंदर सारे बैन खत्म। आज के दिन इंडिया को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान के ऊपर भी यही हाल है, लेकिन ईरान को नहीं बनाने देंगे। क्यों भाई? ईरान को क्यों नहीं बनाने देंगे? तो यहां असलियत में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है कि इंडिया को बनाने दिया, पाकिस्तान को बनाने दिया,
और ईरान को नहीं बनाने देंगे। यहां समझने की कोशिश कीजिए, यहां ये ईरान है और ईरान को घेरने के लिए या ईरान से बातचीत करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन, ये सारे के सारे सिग्नेटरीज हैं इसमें। ये सारे के सारे सिग्नेटरीज हैं। परमानेंट 5 के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और जर्मनी, खासकर P5+1, ये जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नेटरीज हैं और खुलकर ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डील के सपोर्ट में। और आज के दिन तो फ्रांस जैसे देश ने यहां तक कह दिया, अभी नई जो खबर आई वो फ्रांस ये कह रहा है कि न्यूक्लियर डील जो नई साइन करो उसके अंदर इजराइल और किसी भी तरीके से अरब कंट्रीज को भी बैठा लो। और इजराइल और अरब कंट्रीज अगर बैठ जाते हैं तो रियलिटी ये है पूरे के पूरे सारे मिल बैठ के बातचीत कर लेंगे, ईरान जो भी चाहता है वो दे देंगे और उसको किसी भी तरीके से डील के लिए मना लेंगे। फ्रांस का ये प्रपोजल है। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या ईरान और इजराइल दोस्त बन पाएंगे? क्या ईरान और सऊदी अरेबिया दोस्त बन पाएंगे? इसके ऊपर एक सवालिया निशान है और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी, अलग से बहस है। लेकिन फ्रांस के आइडिया को समझना पड़ेगा कि इजराइल और अरब देशों को एक साथ बिठाने के बाद, ईरान के साथ बिठाने के बाद क्या ये मिडिल ईस्ट का मामला सुलझ पाएगा और क्या जेन्युइनली ये वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका जानबूझकर या चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट का मामला सुलझे? क्या ये देश चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट का मामला सुलझे? तो आंसर है मेरे हिसाब से इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि असलियत में इन्फ्लुएंस को देखना यहां पर जरूरी है। इन्फ्लुएंस को यहां देखना जरूरी है। असलियत में ईरान वर्सेस अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं, इसे मानना पड़ेगा। और ईरान इधर है और सऊदी अरेबिया इधर है। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, बहरीन, यूएई, कुवैत, ये सारे के सारे अमेरिका को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं। और दूसरी तरफ सीरिया, इराक, रशिया, ये सारे के सारे ईरान को सपोर्ट करने वाले हैं। या तो यूं कहें कि रशिया का इंफ्लुएंस है या यूं कहें ईरान का। आपको नहीं लगता दोनों देश आमने सामने खड़े हुए हैं? यमन जो है वो ईरान के साथ मिला हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में दो ग्रुप्स आमने सामने हैं, दो ग्रुप्स, दो बड़े देश आमने सामने हैं। हालांकि यहां पर टर्की भी अपने आप में एक मेन रोल प्ले करेगा। टर्की जो है वो भी एक मेन रोल प्ले करता है, लेकिन टर्की को बाद में देखा जाएगा। यहां अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। ईरान अपनी पर्शियन आइडेंटिटी के नाम पर दोबारा से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और कभी वो आईएसआई से लड़ने पहुंच जाता है, कभी कुछ, और रशिया उसको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि रशिया जानता है सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट कैंपेन करने का सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका के अगेंस्ट कैंपेन करना। और अगर ये पूरा इलाका सऊदी अरेबिया या जो भी है ये सारा ईरान और रशिया के डोमिनेंस में आ गया तो यहां से अमेरिका की पोजीशन को बहुत ज्यादा कमजोर किया जा सकता है। और अमेरिका भी इस चीज को अच्छे तरीके से जानता है कि ईरान जो है वो रशिया का फ्रंटलाइन स्टेट है और अगर ईरान को कमजोर नहीं किया तो ईरान अपना इन्फ्लुएंस इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पर हर जगह बढ़ाता जाएगा। और यहां से अगर अमेरिका कमजोर हुआ तो यह समझ लीजिए एशिया के बड़े हिस्से पर से अमेरिका को जाना पड़ जाएगा। अमेरिका भी जानता है, ईरान भी जानता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इस इलाके के अंदर जबरदस्त लड़ाई है। इराक और सीरिया के अंदर एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड जानबूझकर बनाया गया और यही एक कारण है कि दोनों ग्रुप्स आमने सामने खड़े हुए हैं। तो सवाल यही है कि क्यों न्यूक्लियर डील नहीं करना चाहते, क्यों ईरान को कमजोर बनाए रखना चाहते हैं? सोचकर देख लीजिएगा। IAEA इंस्पेक्टर्स कभी भी ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज को चेक कर सकते हैं कि आपकी आर्मी में क्या है, दिखाओ जरा। ईरान सैंक्शंस और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर सैंक्शंस लगी रहेंगी, यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ईरान नहीं बना सकता। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो आपको यूएन एम्बर्गो जो है वो 5 साल के लिए रहेगा, यानी उसके बाद भी आप वो जो न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बना सकते। सैंक्शंस जो लगी हुई हैं वो तभी रोकेंगे, 65 दिन के अंदर हटा देंगे। अगर आप 65 दिन के अंदर दोबारा से लगा दी जाएंगी
अगर आप ऊपर वाली चीजों को नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात यह कि पुराने जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट हैं उन सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है, ईरान के हाथ बांध के रख देंगे कि तुम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। भाई इंडिया के साथ ऐसा कोई इशू था ही नहीं, इंडिया के साथ ऐसा कोई इशू था ही नहीं जो कि ईरान के साथ था। अब इधर आ जाओ, अब ईरान और इंडिया के मामले में आप सिचुएशन को समझिए। इंडिया तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के लिए एसेट है, बहुत बड़ा फायदे की चीज है। क्यों फायदे की चीज है भाई? सीधी सी बात यह है, चाइना ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। चाइना, पाकिस्तान और रशिया, इन तीनों के मामले में इंडिया भले ही रशिया के मामले में कुछ ना बोले, लेकिन चाइना को रोकने के लिए सबसे बड़ी पावर इंडिया यहां पर मौजूद है। अगर यूरोपियन यूनियन इंडिया को सपोर्ट करती है तो चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है और चाइना के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। लद्दाख में होने वाले स्टैंड ऑफ से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया ने बहुत ही कैपेबल तरीके से चाइना को उसकी औकात दिखा दी। कम से कम पीछे नहीं हटाया तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया, 1 इंच आगे भी नहीं बढ़ने दिया। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट अमेरिका, इंडिया की यहां पर थी। और इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं वो सारे के सारे इंडिया के सपोर्ट में है कि निपटा चाइना को। पाकिस्तान, जिस टाइम पर न्यूक्लियर टेस्ट हुए, पाकिस्तान अमेरिकन की सबसे बड़ी जरूरत थी। और यही रीजन है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन की जरूरत थी तो इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पाकिस्तान ने भी। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की मार्केट, जब बिल क्लिंटन से पूछा गया कि इंडिया जा रहे हो क्या करोगे, कहता यार हम इंडिया के मिडिल क्लास को देख रहे हैं, जितनी अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन है उससे कहीं ज्यादा बड़ा तो इंडिया का मिडिल क्लास है और वो कंटिन्यूअसली बड़ा हो रहा है। इतनी बड़ी मार्केट को छोड़ के हमने पागल बनना है क्या? बिल क्लिंटन के सवाल जवाब थे बिल क्लिंटन के। और यही रीजन है वो लोग कभी भी इंडिया को छोड़ के नहीं गए, बस धमकाया, थोड़े बहुत सैंक्शन लगाए, मामला खत्म। क्योंकि उन्हें पता था आगे आने वाले टाइम में इंडिया कभी भी थ्रेट नहीं है। इंडिया कल को चाइना अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इंडिया ही चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा, और हो गया। और 2008 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्पेशली इंडिया, हमारे देश के साथ 1-2-3 डील साइन करी और अपनी संसद में खड़े होकर कहा कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, इंडिया आपका बहुत तगड़ा और ताकतवर दोस्त बनकर उभर सकता है, इसलिए उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। उनका वो जो भाषण है वो YouTube पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और जब उनको कहा तो पूरी की पूरी अमेरिकन सीनेट ने, पूरी की पूरी अमेरिकन कांग्रेस ने इंडिया के सपोर्ट में 1-2-3 डील पास कर दी। इंडिया को फायदा हुआ, अमेरिका को भले ही फायदा नहीं हुआ, अमेरिका को बहुत सारे टेंडर नहीं मिले, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर बाकी जितने भी यूरोपियन देश थे इंडिया की सपोर्ट में आगे खड़े हो गए। अब वहीं पर अगर आप ईरान को देखोगे, इंडिया अमेरिका के लिए कभी भी थ्रेट नहीं था। इंडिया अमेरिका की बात नहीं मानता था, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इंडिया अमेरिका के लिए कभी भी चुनौती नहीं था, थ्रेट नहीं था। और क्योंकि इंडिया अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं था, इसलिए इंडिया को कभी भी अमेरिका ने दुश्मन के तौर पर नहीं देखा। नाराज रहा, गुस्से में रहा, बात नहीं कर रहा, कुछ भी है, लेकिन दुश्मन के तौर पर नहीं देखा। लेकिन ईरान जो है वो तो चैलेंज कर रहा है, किसको? अमेरिका को। कहां? पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे सीरिया, इराक से लेकर। क्योंकि जब 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो इस ईरानियन रेवोल्यूशन को इन्होंने नाम दिया इस्लामिक रेवोल्यूशन। और जब ये खामेनी सरकार आई तो इस खामेनी सरकार ने खुले तौर पर यह कहा कि हमने ईरान को इस्लामिक रेवोल्यूशन कर दिया और इसीलिए अब हम ईरान से आगे बढ़कर इराक और बाकी दुनिया के देशों में इस्लामिक रेवोल्यूशन करेंगे। और जो देश इस्लाम के खिलाफ हैं या इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, उन सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। इसका मतलब ये कि वो जो गवर्नमेंट है वो अपना इन्फ्लुएंस इन देशों में भी बढ़ाएगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी बढ़ाएगी। और जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस ईरान का बढ़ेगा इस्लाम के नाम पर, उतना ज्यादा ईरान थ्रेट बनता चला जाएगा दुनिया के लिए। इंडिया कभी थ्रेट नहीं था अमेरिका के लिए, ईरान थ्रेट था। और ईरान को सपोर्ट करने के लिए रशिया पहुंच रहा था, और क्योंकि रशिया पहुंच रहा था तो ईरान और बड़ा थ्रेट था अमेरिका के लिए। इसीलिए ईरान को दबाए रखना, ईरान को निपटाए रखना, उसको कंट्रोल रखना सबसे बड़ी जरूरत थी, और अमेरिका ने वो किया।
अमेरिका ने वो किया और आप देख सकते हैं उसका आउटकम कितना जबरदस्त है। उसका आउटकम भाई वही है कि ईरान को उभरने नहीं दे रहे। ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, ईरान में काफी हद तक फूड क्राइसिस भी है, ईरान पैसे के लिए तरस रहा है, लेकिन ईरान ताकत बढ़ाने के लिए नहीं पीछे हट रहा। अभी 2-3 दिन पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, वो ताकत दिखा रहा है कि बेटा औकात में रह, पाकिस्तान तेरे से तो ज्यादा ताकतवर मैं अभी भी हूं। इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस ईरान दिखा रहा है और अमेरिका इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही कारण है ईरान अगर अपनी न्यूक्लियर डील साइन कर भी लेता है तो भी अमेरिका उसे उभरने नहीं देगा और यह चीज ईरान अच्छे से जानता है, इसलिए एडवर्स से एडवर्स कंडीशंस में भी वो खड़ा रहना जानता है, खड़े हुए हैं सिचुएशन, एडवर्स से एडवर्स सिचुएशंस में। तभी आप देखोगे अमेरिका से लेकर इजराइल तक दनादन अमेरिका पूरे के पूरे कोरोना पीरियड के अंदर जुलाई के एंड से लेकर और सितंबर तक, बल्कि अभी तक जनवरी तक ईरान के ऊपर किसी ना किसी तरीके का हमला किया है, उसके लोगों को मारा है। कभी सुलेमानी को मार रहे हैं, कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर रहे हैं, कभी नेवल फोर्सेस को तबाह कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कया जरूर जा रहा है और जबरदस्त लेवल पर हो रहा है और ईरान जो है वो मान नहीं रहा। बैलिस्टिक मिसाइल जबरदस्त डेवलप करने की तैयारी में है। अब ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने करार कैंसिल करके ईरान को मौका दे दिया। ईरान ने तेजी से अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह डेवलप करने शुरू कर दिए। अब जैसे ही वो डेवलप करने शुरू करे, इजराइल को पता था, इजराइल ने वहां तोड़फोड़ मचानी शुरू करी, ईरान फिर भी नहीं माना। तो दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था उसका भी एक नतीजा यही था। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है, असलियत में ये पावर गेम है। ये इंडिया ने कुछ नहीं कहा, इंडिया ने कभी किसी को थ्रेट पोज नहीं करी, किसी के लिए हानिकारक सिद्ध होने की कोशिश नहीं करी। यही रीजन था कि इंडिया को उन्होंने सस्ते में, हल्के में ले लिया और कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी और एक एसेट की फॉर्म में लिया। उसकी ताकत बाद में, कम से कम इंडिया ने पंगा नहीं लिया। ईरान से लेकर बाकी देश पंगा लेते रहते हैं एक दूसरे से, तो वो लड़ाई कंटिन्यूअस चल रही है, दोनों एक दूसरे को थ्रेट के रूप में देखते हैं। और यही रीजन है कि ईरान कभी भी, ईरान और अमेरिका की दोस्ती मुझे तो जल्दी से होती हुई नजर नहीं आ रही, कम से कम तब तक जब तक कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ईरान को एक एसेट के रूप में ना देखना शुरू करे। हालांकि माहौल बदल रहा है और अगले 5-7 साल में ईरान के साथ कुछ ना कुछ ऐसी डील होती हुई नजर आएगी जिसके अंदर आपको लगेगा कि ईरान अब अमेरिका के फेवर में ज्यादा आ रहा है, चाइना के फेवर में नहीं जा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल सिनारियो जो है वो बदलने लग चुका है। और उस इंटरनेशनल सिनारियो में अगर आप देखें तो चाइना जो है पाकिस्तान से आगे बढ़कर ईरान के अंदर इंटरफियर करना शुरू कर चुका है, ईरान से पींगे बढ़ाना शुरू कर चुका है और $400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, $400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो लंबा चौड़ा है। $400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो लंबा चौड़ा है, समझे। 25 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि चाइना को स्पेस मिल गया और चाइना अब ईरान को अगर अपने फेवर में करता है तो मैं बार बार कहता हूं, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, चाइना तक का पूरा इलाका, यहां तक कि सीरिया, इराक के अंदर तक का इलाका अमेरिका के हाथ से निकलता चला जाएगा। फिर पूरा सेंट्रल एशिया और सब कुछ भूल जाए अमेरिका, और एक पूरा बेस तैयार हो जाएगा जिसमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया जो है वो बॉर्डर लाइन हो जाएंगे, फ्रंट लाइन स्टेट पे आ जाएंगे। खतरनाक सिचुएशन बनेगी। बाकी देखते हैं आगे आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बाकी डिस्कशन तो मेरा आपके साथ लगातार चलता ही जा रहा है। बाकी जो भी सवाल जवाब हो, कमेंट्स हो, वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।